मैं अपनी बात रखूं। मैं समिति से अनुमति चाहता हूं कि ज़्यादा नहीं 15 मिनट चाहूँगा और 15 मिनट बड़े अनुशासन के साथ चाहूँगा कि बस शांति बनी रहे और हम सभी, क्योंकि अंतिम है, इसके बाद कोई बातें नहीं है, इसके बाद कोई गीत नहीं है, कोई संगीत नहीं है। तो जितने भी यहाँ पर सगा साथी हैं, ये मेरी छोटी छोटी बहनें हैं। बेटा ये फोटो सेशन हो गया ना, दिन में तो बहुत कर लिया, अब तो रात में काले दिखोगे, मत खींचो ज़्यादा, हो गया खत्म करो। आदिवासी लोग हैं अपन, असली आदिवासी है ना, एक तीर एक कमान, काला गोरा एक समान। चलो सब लोग बैठ जाओ जरा, ठीक है। चलिए ममता दीदी जा रही है, सभी लोग देखिए वो मातृशक्ति और ये हमारे यहाँ पितृशक्ति जो हमारे पाटा के माध्यम से, क्योंकि मैं भी एक पाटालीर समुदाय से हूँ, तो जो पाटा के माध्यम से हमारे यहाँ पर हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी हम सेवा सेवा कह देते हैं। बोलेंगे ना? चलिए ममता दीदी ना, इरपाचे भैया ना, बैतूल टीम ना। चलिए अब मुझे हमारे राजा भैया ने कह दिया है कि मैं अपना उद्बोधन रखूं, क्योंकि अब इस कठिन विषय के लिए आखिरी का पीरियड मुझे दिया गया है। अपेक्षित तो नहीं था, परंतु एक और आयोजन था। उस आयोजन के उपरांत हमारे भांजे हैं यहाँ राजा उइके भैया, उन्होंने कहा कि आपका आना बहुत जरूरी है। हमने पूछा कि भैया ऐसा क्या है स्पेशल, तो उन्होंने कहा कि ये सिवनी का जिले का एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जहां से आपने, उस नगर से आयोजन होने जा रहा है जहां से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। जी हाँ, मैं भी कानीवाड़ा में ही पढ़ा हूँ और यूँ समझ लीजिए 6वीं से लेकर 10वीं तक मेरी पढ़ाई कानीवाड़ा में ही हुई है, यहीं के नवोदय विद्यालय में हुई है। अब आज तमाम वक्ताओं ने यहाँ पे अपनी अपनी बात रखी और मैं अपने यहाँ पे बात रखने के लिए विषय तो बहुत कम बचे हैं, परंतु सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा हमारे गया दादा का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, हमारे भांजे राजा उइके जी का जो आपके यहाँ के पंच हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ साथ हमारे यहाँ टिकाड़ी पड़ता है, टिकाड़ी के हमारे भैया हैं, हमारे कमांडो भाई, इनका भी मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा जो फ़ोन करके इन्होंने मुझे बुलाया था। और साथ ही साथ एक विशेष बात ये थी कि यहाँ पे मैं अक्सर पहले मंचों से कहा करता था कि सामाजिक आयोजन में अकेले मत आइए, और मैं जब से मेरी शादी हुई है, शादी के मर्मिंग हुई है, मर्मिंग से उसके बाद से प्रयास रहता है कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे साथ चले, ताकि यह मूवमेंट सिर्फ मुझ तक सीमित ना रहे, ये आने वाली पीढ़ी तक भी जा सके। और यह विषय इसलिए जरूरी है कि हमारे लोगों को यह समझना पड़ेगा कि राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह ने किस उद्देश्य को देखकर बलि दी थी अपनी, उनकी हत्या हुई थी, किस वजह से उनकी हत्या हुई थी। यहाँ पे बेशक बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें अब तक रखी, बहुत अच्छे अच्छे विचार पहुंचाए, परंतु मैं जब भी कहीं जाता हूँ जो कुछ बातें छूट जाती है, उन बातों के बीच में से कोई बात अपनी रख के आता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा, हमारी ममता दीदी से भी अनुरोध करूंगा कि ममता दीदी आपका टर्न ओवर हो गया, हमारे लिए भी मौका छोड़ दीजिए। और जितने भी यहाँ पर हैं सगाजन, उनसे कहूंगा कि आप आ जाए, मंच के समीप आ जाए, क्योंकि अगर आप इतना भव्य मंच बनाने के बाद यदि विचारों को संकलित नहीं करेंगे तो फिर आप सफल कैसे होंगे। यह तो एक शुरुआत है, शायद ये पहला वर्ष है क्या, ये तीसरा वर्ष है। अब तीसरे वर्ष के बाद तो
अब 5वां वर्ष है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसकी वृहत्ता बढ़ते जाना चाहिए। और शायद आप लोगों को पता होगा कि सामाजिक आंदोलन जो चलता है वो विचारों के बलबूते चलता है, और विचारों के बलबूते चलने की वजह से भीड़ इकट्ठी होती है। मैंने एक बार जबलपुर का मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं। जबलपुर में एक बार मैंने डीजे लगा दिया, मुझे लगा भीड़ आएगी। पहले साल कोई भीड़ नहीं आई भैया। डीजे में बहुत गाने बजाए कि हमने बोले कि हम आज से लॉकडाउन से पहले जबलपुर पे एक बहुत छोटे पैमाने पे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मनाया जाता था। जब से हमने जबलपुर पे मोर्चा संभाला, उसकी भव्यता बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। दूसरे साल फिर भी हमने साउंड सिस्टम लगा दिया, ऑर्केस्ट्रा लगा दिया, पब्लिक नहीं आई। हमने सोचा कि यार ये पब्लिक आ क्यों नहीं रही है। हमने डीजे लगा दिया, हमने ऑर्केस्ट्रा लगा दिया, ये पब्लिक आ क्यों नहीं रही है। तब पता चला कि पब्लिक के बीच पे वैचारिक क्रांति की कमी है। पब्लिक के बीच में वैचारिक क्रांति की कमी है, इसलिए पब्लिक नहीं आ रही थी। जब हम उसके उपरांत तीसरे वर्ष पे हमारी वहां पे जीएसयू की टीम गांव-गांव का दौरा करी, हर जगह पे प्रांगण पे पहुंची, लोगों को समेटा, उनसे डिस्कस किया, उनको सहमत किया कि आप आइए और सामाजिक आंदोलन पे हमारे पुरखों की शहादत पे अपना कुछ तो कीमती समय यहाँ पर अपना बलिदान कीजिए। ऐसे लोगों पे अपना समय बलिदान कीजिए, ऐसे लोगों के विचार पे अपना समय बलिदान कीजिए जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, और ये मातृभूमि की रक्षा किसके लिए किया, आप लोग संरक्षित रह सके, आप लोग बेहतर जीवन जी सके, इसलिए उन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। और हमारे पास क्या उनके विचारों के लिए समय है मेरे भाई? सोचना होगा। अभी कह रहे थे नृत्य संगीत, मैं जब सिवनी में था तो दीदी ने मुझसे पूछा, छिंदवाड़ा चौक पे मेरी मुलाकात हुई, बोला दीदी ने कि दादा वहां पे पेनांजलि वाले गीत चलेंगे ना, यानी कि जैसे हमारे दिल में जो दुख है। मैंने कहा बिल्कुल चलते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा तो वैसे ही गीत चलने दे। मैंने कहा नहीं दीदी, डिमांड में सप्लाई करना, अगर मूर्ख होंगे तो मूर्ख वाले भी गा देना, क्या करें। अब जैसी डिमांड आती वैसी सप्लाई दिया उन्होंने, तो उस पे उनकी तो कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है कि हमने अपनी पीढ़ी को विचारवान नहीं बनाया कि हमारे इस आयोजन का आलम यह होना चाहिए था कि जब सुवर्णी पाटा होता, हमारे पुरखे राजा महाराजाओं को याद किया जाता, उस समय आपके आंखों से झरझर आंसू बह जाने चाहिए होते, तब आपकी सच्ची श्रद्धांजलि अपने पुरखों को कहलाती मेरे भाई। परंतु हुआ क्या, सोचिएगा, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, यह सोचिएगा। हमारे दिमाग में क्या परोसा जा रहा है, हमें कैसा बनाया जा रहा है, यह बाजार हमको कैसा गुमराह कर रहा है, यह सोचिएगा। पुरुष तो थोड़ा क्रांति कर रहे हैं, परंतु उससे कई गुना ज्यादा जो पुरुष आंदोलन में अपनी महिलाओं को सहभागी बना के नहीं चलते, उनकी पुरुषों की महिलाओं को मनुवादी और उसके साथ साथ बाजारवादी लोग गुलाम बना रहे हैं। नहीं तो जाके कभी घर में देख लीजिएगा मेरे, ये सोचना पड़ेगा। ये इसलिए सोचना पड़ेगा कि उसी मनुवादी पाखंड के बीच से एक किताब आती है, उस किताब में उल्लेख है, किस चीज का उल्लेख है, अभिमन्यु का उल्लेख है। उस पे क्या कहा जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कहां से सीखा, कहां से सीखा, पेट से सीखा ना। तो भैया अब जब जो इंसान पेट से होगा और गलत विचारधारा के साथ होगा, तो उसके आने वाली पीढ़ी क्या सम्मान पूर्वक समाज का निर्माण कर पाएगी? क्या सोचिए जरा, सोचिए ना, क्या सम्मान से जी पाएंगे? आज सवाल ये है कि जिन लोगों को सामाजिक क्रांति के लिए खड़े होना है, वो लोग कंधे से कंधा मिला के सामाजिक क्रांति के लिए खड़े होना छोड़कर किस चीज के लिए खड़े होते पता है?
वो कहते हैं कि उसके अंदर कौन सी बुराई, उसके अंदर कौन सी बुराई, उसने क्या गलती की, इसने क्या गलती की। मेरा तो ये मानना है मेरे भाई कि हम लोगों को एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को एक दूसरे का साथ पकड़ के आगे उस मुकाम की ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही है। आज परिस्थितियां जो बनी हुई है, हमारा ये जो सामाजिक आंदोलन है, हमारा ये सामाजिक आंदोलन जब मजबूत हुआ तब उसने राजनीतिक फतह हासिल की। तो पहले क्या मजबूत हुआ, क्या मजबूत हुआ पहले बताइए? कौन सा आंदोलन पहले मजबूत हुआ? सामाजिक आंदोलन मजबूत हुआ कि राजनीतिक? बताइए कौन सा? सामाजिक आंदोलन हुआ ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए था कि सामाजिक आंदोलन की मजबूती को कमजोर नहीं होने देना चाहिए था, और उसी के साथ साथ सामाजिक आंदोलन से पोषित राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करना चाहिए था। परंतु सोचना होगा कि हमारे सामाजिक आंदोलन को कमजोर कौन लोग कर रहे हैं? हमारे सामाजिक आंदोलन को कमजोर वही लोग कर रहे हैं जिनका दूसरी विचारधारा का सामाजिक आंदोलन आदिवासियों को गुलाम बनाने, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने, सीधी में आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने, तो कहीं नेमावर में आदिवासियों के साथ बलात्कार करके उनको 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ने, तो कहीं आदिवासियों का शोषण करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये कौन लोग हैं? ये किस विचारधारा से पोषित हैं जिनके भीतर आदिवासियों के प्रति सम्मान नहीं? आज मैं शोध का विद्यार्थी रहा, मेरे शोध के उपरांत मुझे एक बात समझ में आई। ये लोग जो खुद को वैदिक बोलते हैं ना कि हम वैदिक सनातनी हैं, तो उनसे जरा पूछना कि तुम्हारे वेदों की एक ऋचा बता दो, और हम तुमको बताते कि गोंडी में हमारे पाटा ये पहले से कह चुके थे, जो तुम उसको ट्रांसलेट करके संस्कृत पे लिख के वेद बना दिए हो। जब चारों वेद को रिसर्च कर लिए तो तब समझ में आया कि ये कुछ नहीं है, हमारे ही पाटाओं को चुरा चुरा के उसका गलत संस्करण चला के हमारे ही लोगों को गायब करने की एक षड्यंत्र चल रहा है। हम सभी का सम्मान करते हैं, उस समय के जो लोग हैं उनकी मेहनत का सम्मान करते हैं, परंतु आज समस्या क्या है? आज समस्या ये है कि जब मैंने मोबाइल फोन में जो आजकल मेटा एआई बहुत चल रहा है, एआई का जमाना आ गया, सुना होगा ना आप लोगों ने, एआई का जमाना आया, सुना है कि नहीं? तो मैंने एआई में सर्च किया राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, तो क्या बताता है? राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह 1707 के नेपाल के राजा हैं। मतलब कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी जो मेटा एआई से जानकारी कलेक्ट करेगी, उस तक गलत जानकारी पहुंचाने के लिए भी दुश्मन ने फौज खड़ा कर रखी है। सोचना होगा। और एक और बात आपको बताता हूं, यहाँ पे आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले, 9 साल पहले, इवन लॉकडाउन के कुछ साल पहले तक जो नाम लिखा है ना, वो लिखा रहता था संत शिरोमणि महाराजा शंकर शाह, यानी कि 57 परगना और 52 गढ़ के जो राजा हुआ करते थे, उनको सिर्फ एक गढ़ के राजा नहीं थे, वो पूरे 52 गढ़ 57 परगना के राजा थे। तो राजाओं के राजा को महाराजा कहा जाता है। तो उस समय महाराजा शंकर शाह पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह करके उल्लेखित किया जाता था, परंतु षड्यंत्र आया, उन्होंने महाराजा को राजा बनाया, और राजा बना के उनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा भैया? राजा शंकर शाह का बताना। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी बनी कि नहीं? उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? क्या है उसका शॉर्ट फॉर्म? RSSU। मतलब षड्यंत्र समझ रहे? षड्यंत्र समझ रहे आप लोग कि जो महाराजा थे उस महाराजा की पदवी को कम करके राजा मात्र बना दिया गया, और उसके बाद उनका उच्चारण बढ़ाने का तरीका कैसे तैयार हो, उस चीज को वहां पे आगे कर दिया गया। अरे हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जब कोरोना काल आया तो सिर्फ एकमात्र समुदाय था जिसके समुदाय में अगर वो ग्राम में रह रहा था तो सबसे कम मौतें हुई थी, वो था हमारा गोंडवाना का आदिवासी समुदाय। मेरे भाई
क्यों कम हुई? उसकी स्पष्ट बात थी कि उस समय एक बात चली, उस समय जो बात कही गई, इको कम कर देना, उस समय जो बात कही गई कि भैया ये जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय लोग हैं, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि ये लोग मुख्य धारा से दूर रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी, ये लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हैं, इसलिए ये लोग सांस्कृतिक रूप से ज्यादा पूर्ण रूप से संक्रमित नहीं हो पाए। इनको पूर्ण रूप से आज तक लोगों ने, पूंजीवादियों ने, मनुवादियों ने गुलाम नहीं बना पाया, इसलिए आज भी आदिवासी अपनी संस्कृति के साथ जिंदा है। परंतु क्या बात है भैया कि एक तरफ जब जान बचाने की बात आती है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहते हैं। हमारे एक दादा, वो मरावी दादा, बोल रहे थे यूएनओ के बारे में। 9 अगस्त को कितने लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम मनाए थे? सही सही बोलिएगा, खत्म करना। 9 अगस्त को कौन कौन था प्रोग्राम में? 9 अगस्त को हाथ खड़ा कीजिए जरा, किस किस ने प्रोग्राम किया? सभी लोग थे ना? और कितने लोग नाचे थे बताना जरा? सब नाचे थे। आपको पता है इस बार का जो ट्रैप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो इस बार का पॉइंट दिया था वो ये था, टू प्रिवेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्टैक्ट ट्राइबल्स के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए, कि आदिवासियों को प्रथम संपर्क से यानी कि मुख्य धारा से बचाने का संकल्प, आदिवासियों को मुख्य धारा से बचाने का संकल्प। मतलब कि यदि आदिवासी मुख्य धारा में सम्मिलित हुआ तो वो क्या आदिवासी रह जाएगा? क्या वो आदिवासी रह जाएगा? और जो लोग अपनी भाषाई ज्ञान पे गर्व नहीं करते हैं, जिनको मजाक लगता है, मैं उनको बताना चाहता हूं, कभी अंबानी के घर के बारे में पता करना। अंबानी के घर के अंदर जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल, या दुनिया का तो नहीं मगर भारत का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, उसके घर के अंदर आज भी सारे के सारे लोग गुजराती पे बात करते हैं। वहां पे कोई हिंदी इंग्लिश पे बात नहीं करता। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम अपनी गोंडी पे बात नहीं कर पा रहे। हम क्यों अपनी गोंडी पे बात नहीं कर पा रहे? उसके पीछे भी बहुत बड़ी समस्या है कि उन्होंने, सबने, सारे लोग, वो सदन दादा आए थे, वरकड़े दादा कल वहां पे फोटो खिंचा रहे थे कलेक्ट्रेट के सामने। मैंने कहा दादा काय के लिए? कहते भवन सैंक्शन कराना है। आज वो भूमि पूजन कराए थे, काय के लिए? भवन सैंक्शन कराना है। उसके बाद वो कुछ दिन पहले वहां पे चूना भट्टी में, काय के लिए? भैया भवन सैंक्शन कराना है। वो जबलपुर जाओ, भवन बनाना है। जहां पे भी जाओ भवन बनाना है, सबको भवन बनाना है। यार कुवत नहीं है, कमाई नहीं है, बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं है, और इनको शादी की चिंता पड़ी है कि भवन बनाना है। सामुदायिक भवन में क्या करोगे? आज से क्या करेगा आदमी? शादियां करेगा ना, उससे ज्यादा कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अब 2 लीटर दूध के लिए, 2 लीटर दूध के लिए भैंस पालने की बात करते हैं। 2 लीटर दूध के लिए भैंस पालने की बात है कि नहीं? बताइए। जो शादी मुश्किल से लाख रुपया के आसपास हो जाती है गांव में, मगर वहां पे 25 लाख रुपए का भवन चाहिए, चाहिए कि नहीं? और उस पर 25 लाख रुपए सैंक्शन होता है। और वो सैंक्शन कहां से होता है? ट्राइबल डिपार्टमेंट से होता है। समाज के लोग ही समाज के साथ कैसे गद्दारी की, वो आज बता देना चाहता हूं। ट्राइबल डिपार्टमेंट से फंड सैंक्शन होता है। अभी बोले, हमने बोला कि भैया जो कृत्रिम टापू है वहां पे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की मूर्ति लगा दो। इससे पहले राजा दलपत शाह की मूर्ति का प्रस्ताव था, उनने बोले नहीं टापू पे लगाएंगे। चलो अच्छी बात है, टापू पे लगा दो। परंतु उसके बाद बोले कि टापू की जो मूर्ति है उसका पैसा विधायक निधि से मिल गया, यानी कि हमारा उद्देश्य मूर्ति था तो पैसा मिल गया ना। अब उसके बाद उनने बोले टापू तक जाने के लिए हमको 8 करोड़ रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? 8 करोड़ रुपया। और वो कहां से आएगा? वो पैसा आया ट्राइबल डिपार्टमेंट से। उसके बाद हम सब लोग जश्न मना रहे थे, अरे 8 करोड़ रुपया मिला है, 8 करोड़ रुपया मिला, 8 करोड़ रुपया मिला। उसके बाद सारे के सारे बच्चे आए, बोले दादा स्कॉलरशिप नहीं आ रही, स्कॉलरशिप नहीं आ रही। हम सब लोग ट्राइबल डिपार्टमेंट गए, उधर पे मैडम ने पूरा वहां पे कंप्यूटर खोल के दिखाया कि दादा क्या कर ले बताओ, ये 8 करोड़ रुपया लेके चले गए, हम बच्चों को कहां से पाल ले। -2 करोड़ रुपया
-2 करोड़ रुपया ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो पैसा बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा गायब। अब उसमें आदिवासी समाज को क्या फायदा मिला बताइए जरा? क्या कुछ फायदा मिला? क्या आदिवासी ठेकेदार को काम मिला? क्या आदिवासी को वहां पे नौकायान मिला? क्या आदिवासी को कुछ भी फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? वो 8 करोड़ रुपया पूरा का पूरा 2 करोड़ रुपये का वहां पे पुल बन गया, और उसके बाद 6 करोड़ रुपया जेब के अंदर पूरा चुनाव में जितना खर्चा किया था पूरा निकल गया। बाकी समझदार लोग समझ जाएंगे मैं क्या कह दिया। अब यदि कोई जिम्मेदार मेरे समाज के सगा है, वरिष्ठ है, अब आप लोग ये डिमांड मत करिए कि हमको यहाँ पे सामुदायिक भवन बनाना है। अब डिमांड ज्यादा ये ना समस्या, यहां से कितने किलोमीटर पड़ता है राजा भैया सिवनी? आप तो रोज जाते हैं, 1 दिन की आड़ में, 2 दिन की आड़ में, और यहाँ के प्राय सभी लोग जाते हैं। यहां से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, 28 किलोमीटर है, आधा घंटे का रास्ता है। अरे यही पास में पड़ेगा, चूना भट्टी में जाके भवन बना, वहां पे जाके प्रोग्राम कर लेना। परंतु यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं? क्या आदिवासियों का जैसे वो नवोदय बना हुआ है, जहां से बचपन से बच्चे का दिमाग डेवलप किया जाता है, क्या ऐसा शिक्षा का मंदिर बनाया जा सकता है? क्या सोचना होगा, क्योंकि हम लोगों ने भवन की डिमांड करी। हम लोगों को किस चीज की चिंता थी? शादी की चिंता थी। हम लोगों ने कभी इस चीज की बात नहीं करी कि ये बच्चा पढ़ लिख के समाज को क्या आउटपुट देगा, पे बैक टू सोसाइटी क्या होगा। हम लोगों ने कभी इस चीज को नहीं सोचा। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आज दृढ़ गुलाम होके चाहकर भी वो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने में असमर्थ है, परंतु आदिवासी समाज, एससी समाज आज भी अपने हक अधिकार के लिए सड़क पे आता है। ये तभी आ पा रहा है क्योंकि एक जनरेशन को पे बैक टू सोसाइटी मूवमेंट से शिक्षा मिली है। परंतु मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके सारे के सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, अगर आपके सारे के सारे बच्चे शिशु मंदिर में जाएंगे, अगर आपके सारे के सारे बच्चे विद्या मंदिर में जाएंगे, तो इस गोटुल की इज्जत कौन बचाएगा? मेरे भाई ये सोचना पड़ेगा। आज से प्रण लेके जाइए कि ये जमीन, ये कुर्बानी, ये शहादत हमारे पुरखों ने और दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा कंडाली ने जो हमको ये जमीन तैयार करके दी है, आज से तय करिए कि इस क्षेत्र से जनपद अध्यक्ष के पास आप जाएंगे कि आदिवासी वित्त विकास निगम से अब एक भी भवन नहीं बल्कि स्कूल बनाने की कार्रवाई करो। हम सब मिलके वहां पे 10 रुपया और 1 मुट्ठी चावल से हम वहां पे मूवमेंट चला के फिर से वहां पे शिक्षा का नया केंद्र स्थापित करेंगे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की आत्माएं अगर मुझे देख रही हो, मेरे बुजुर्गों की आत्माएं अगर मुझे देख रही हो, तो मैं पुरखों को, पुरखाल शक्ति को सेवा जोहार यहां से अर्पित करता हूं कि आपने मुझे यहां पे बोलने के लिए भेजा। और मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं हमारे गया कुमरे दादा का, और उसके साथ साथ कानीवाड़ा की पूरी आयोजन समिति का, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे राजा भैया का, पंच साहब का। वो 2 दिन में रोज हमसे मिलते हैं, हमारे पास 10 मिनट होता है और 10 मिनट में हम इन शॉर्ट सिर्फ सामाजिक चर्चा करते हैं और कुछ नहीं यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। हमारा यानी कि 15 दिन सामाजिक चर्चा का चलता है कि इस समाज की आने वाली पीढ़ी क्या समाज में सम्मान से जी पाएगी या नहीं, ये सोचने का विषय है। और इसी के साथ हमने फिर से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को सिवनी में खड़ा करना चालू कर दिया है। और अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने जिसका भूमि पूजन हुआ, तो मैंने वहां पे विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी के पास जाके बात रखी कि मंत्री महोदय, भवन बहुत हो चुके हैं, यहाँ पे ट्राइबल ऑडिटोरियम बनाया जाए और उसके नीचे ट्राइबल्स के जो वाद्य यंत्र हैं उनको संरक्षित करने के लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है TRI, वहां पे मैंने प्रपोजल भेजने की बात कही है, ताकि सिवनी जो गढ़ है 1935 पे पहला यहाँ पे डांग पालो पहनाया गया था, और उसी सतरंगी डांग पालो के बाद
1938 पे जो पहली किताब आई, गोंडवाना था महाकलडूब, रंगेल सिंह भलावी की वही भूमि है जहां से ताज हक गोंडवाना का आंदोलन नागपुर पहुंचा और पूरे देश पे गोंडवाना की आवाज अमर की। चलिए, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, और यूं ही आप बढ़े, मैं आपके साथ बढ़ूं, और यही हम कंधे से कंधे मिला के बढ़ते रहे। तो कि हमारे पुरखों ने भेद नहीं किया तो हम भी भेद नहीं करें, कंधे से कंधे मिलाकर एक सामाजिक आंदोलन को, सांस्कृतिक आंदोलन को आगे लेके चले। सजोर पेंता, फड़ा पेंता, जय सेवा, जय गोंडवाना।